क्लास 12 साइंस के अंतर्गत आजकल हम लोग लेसन नंबर 7 का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम लोग वीडियो नंबर 4 जा रहे हैं पढ़ने के लिए। और आज पाठ्यगत प्रश्न प्रसंग 132 पर है, इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रश्न आपके पास एक जो कहता है कि प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है। तो आइए अब देखते हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच का अंतर है। तो आप प्रतिवर्ती क्रिया में पहला कह सकते हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया मेरु रज्जु द्वारा नियंत्रित होती है, और आप टहलने में पहला बता सकते हैं कि टहलना मस्तिष्क के भाग यानी अनुमस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होता है। तो आप देख रहे हैं पहला टहलना मस्तिष्क के भाग अनुमस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होता है। दूसरा कह सकते हैं यह अनैच्छिक क्रियाएं होती है। जो आप प्रतिवर्ती क्रिया में दूसरा कह सकते हैं कि यह अनैच्छिक क्रिया होती है, यानी इसको हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार नहीं रख सकते हैं। हालांकि टहलना ऐच्छिक क्रिया होती है, जब आप चाहें तब मन करे तो टहल सकते हैं और जब आप चाहें तब आप उसको बंद कर सकते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया में तीसरा है कि यह क्रिया अत्यंत तेज अर्थात 1 सेकेंड के सूक्ष्म अंतर में ही पूर्ण हो जाती है। यानी तीसरा आप कह सकते हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया में यह क्रिया अत्यंत तेज अर्थात 1 सेकेंड के सूक्ष्म अंश में ही पूर्ण हो जाती है। और आप इसका कह सकते हैं कि तीसरा नंबर में कि इस क्रिया में अधिक समय लगता है, क्योंकि पहले मस्तिष्क विचार करता है तथा सूचना को तंत्रिका के माध्यम से पेशियों तक पहुंचाता है। तो कुछ क्वेश्चन थे जिसका हम लोगों ने आंसर भी जाना। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2 तंत्रिका कोशिकाएं के मध्य अंतर्ग्रथन यानी सिनेप्स में क्या होता है। यानी 2 तंत्रिका कोशिकाएं के मध्य अंतर्ग्रथन में क्या होता है। तो आप इसका आंसर भी देख रहे हैं कि अंतर्ग्रथन पर विद्युत तरंगों के रूप में आने वाली तंत्रिका आवेग कुछ रसायन के स्रावण को प्रेरित करता है। यह रसायन अंतर्ग्रथन को पार करके अगली तंत्रिका कोशिका में समान प्रकार का तंत्रिका आवेग उत्पन्न करते हैं। उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 दिखाता है कि प्रश्न 3 कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के स्थिति तथा संतुलन को अनुरक्षण करता है। तो ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो आप इसके उत्तर में बता सकते हैं अनुमस्तिष्क। तो जो अनुमस्तिष्क होता है वो शरीर को बहुत अधिक नियंत्रण करता है। उसके बाद से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कहता है कि हम एक अगरबत्ती के गंध को पता कैसे लगाते हैं। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है कि हम एक अगरबत्ती के गंध का अनुमान कैसे लगाते हैं। तो आप इसके आंसर में कह सकते हैं कि अगरबत्ती का गंध पता अगर मस्तिष्क के द्वारा लगाया जाता है। यह गंध की संवेदना के लिए अलग संवेदी केंद्र है जहां सूचना प्राप्त होता है। तो प्रश्न था कि हम अगरबत्ती के जो गंध होता है उसका अनुमान कैसे लगाते हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि उसके उत्तर में लिख सकते हैं कि हमारे जो मस्तिष्क का अग्र भाग है, जो अग्र मस्तिष्क होता है, ये अग्र मस्तिष्क ही जो अग्र मस्तिष्क होता है, यह अग्र मस्तिष्क ही सुगंध को या गंध को पता लगाने में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये चीज़ भी आप बता सकते हैं जब ये पूछा जाता है। तो उसके बाद से आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट जो होता है, प्रश्न संख्या आपके पास जो नेक्स्ट है जिसका नाम है 4 नंबर प्रश्न तक हो गया था। 5 नंबर प्रश्न आपके कहता है कि प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया वह क्रिया होती है जिसको हम लोग नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है, इसको आपको बताना है। तो आइए देखते हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं
कि प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा संपन्न होती है। प्रतिवर्ती चाप इससे मेरुरज्जु में बनता है, यद्यपि आगत सूचनाएं मस्तिष्क तक दी जाती है। सामान्य प्रतिवर्ती क्रिया जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन तथा कोई सोची क्रिया जैसे कुर्सी खिसकाना आपको मध्य एक और पेशी गति से जिस पर हमारे सोचने का कोई नियंत्रण नहीं होता है। यह अनैच्छिक क्रियाओं में से कई मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क से नियंत्रित होता है। ये सभी अनैच्छिक क्रिया हैं। यानी यहाँ से आप एक चीज़ समझ रहे हैं कि जो प्रतिवर्ती क्रिया की बात कर रहे हैं ये अनैच्छिक क्रिया है, जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, यानी इसको हम लोग नहीं रोक सकते हैं। यह अनैच्छिक क्रिया है जिसको हम लोग नहीं रोक सकते हैं, जिस पर मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो ये भी पूछा जाता है तो इस चीज़ को भी आप बता सकते हैं। और तो इस तरीके से पूछा जाएगा तो इस चीज़ को आप बता देंगे जब पूछा जाएगा। तो ये बातें याद रखेंगे आप कि प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है। तो मस्तिष्क की बहुत भूमिका होती है, जो आप आराम से इस चीज़ को आप बता सकते हैं। चलिए उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 2 है। कहता है कि छुई मुई जो एक और आपका है जो होता है पाठ्यगत प्रश्न है, जिसका नाम है पृष्ठ संख्या 136 है। और ये कहता है कि पादप हार्मोन्स क्या होते हैं। तो आप इसका भी आंसर बता सकते हैं कि विविध पादप हार्मोन्स वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। इनके संश्लेषण का स्थान इनके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है और साधारण विषयों द्वारा वे क्रिया क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। तो पादप हार्मोन्स क्या होता है। तो विविध पादप हार्मोन्स वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। इनके संश्लेषण का स्थान इनके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है और साधारण विषयों द्वारा वे क्रिया क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद से आप यहाँ प्रश्न 1 था, प्रश्न 2 के पास चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। कहता है कि छुई मुई पादप की पत्तियाँ की गति प्रकाश की ओर प्रहरों की गति से किस प्रकार भिन्न है। आप देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर प्रहरों की गति से किस प्रकार भिन्न है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले 2 खाना बनाएंगे, जिसमें पहला आप लिख सकते हैं कि छुई मुई पादप की पत्तियों की गति। इसमें आप बता सकते हैं प्रकाश की ओर प्रारोह की गति। तो देखिए पहला इसमें छुई मुई हम पहला कह सकते हैं कि इसमें पत्तियों की गति किसी खास दिशा में नहीं होती है, अर्थात स्पर्श की दिशा पर निर्भर नहीं करता है। और आप इसको बता सकते हैं कि इसमें प्रारोह की गति दीपक यानी प्रकाश की दिशा में होता है। जिधर जिधर प्रकाश जाता है उधर उधर इसकी गति होती है। उसके बाद से आप इसमें दूसरा कह सकते हैं इसमें वृद्धि नहीं होती है और इसमें वृद्धि होती है। इसमें तीसरा कह सकते हैं अनुक्रिया की गति बहुत तीव्र होती है। इसमें कह सकते हैं कि अनुक्रिया की गति धीमी होती है। चौथा कह सकते हैं कि यह गति हार्मोन्स के द्वारा नहीं होती है, यह गति ऑक्सीन हार्मोन्स के द्वारा होती है। पांचवा कह सकते हैं यह जल की मात्रा में परिवर्तन के कारण होता है और यह प्रारोह के दोनों ओर असमान वृद्धि के कारण होता है। तो ये भी चीज़ आपको बता देना। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 के पास। एक पादप हार्मोन्स का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। देखिए इसका पहले मैंने आपको बताया था ए आशा जी आप याद रखेंगे, जिसका विस्तार से आप एथिलीन, एबीसीसी कम, साइटोकाइनिन और जिबरेलिन लिख सकते हैं। तो कहता है कि एक पादप हार्मोन्स का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। तो ऑक्सीन पौधों के तने की लंबाई को बढ़ाता है। आप देख रहे हैं जो ऑक्सीन है, ऑक्सीन पौधे के तने की लंबाई को बढ़ाता है। और दूसरा है जिबरेलिन, ये पौधे के तने की वृद्धि को बढ़ाता है। जिबरेलिन जो होता है पौधे के तने की वृद्धि को बढ़ाता है। चलिए तो इस तरीके से आप दोनों यानी जो ऑक्सीन है, जिबरेलिन है, दोनों जो होते हैं दोनों को हम लोग कह सकते हैं कि ये
पादप हार्मोन्स हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ अगर आपसे पूछा जाता है तो चीज़ को आप बता सकते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।